नमस्कार, यशपुर प्रतिनिधि सूरज भीलकर। मैं भी फ़िलहाल नागपुर से आया हूँ छिंदवाड़ा में। अपने साथ में एक गगनजीत चौधरी है, जो इनके इतने सारे फॉलोअर है और अच्छी मानी हुई हस्ती है छिंदवाड़े से। इनसे अपन कुछ सवाल जवाब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे। गगन जी, बताइए, अभी चुनाव का कुछ माहौल चालू है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? चुनाव का जो माहौल हमारे छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में इस समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव नहीं है, ये एक रस्साकसी है, ये एक एंटरटेनमेंट है नेताओं का। क्योंकि मैं इन नेताओं को जो लड़ रहे हैं चुनाव, ये जनता के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं मेरी नज़र में। ये सिर्फ एक दिखावा है। ये चुनाव दिखावा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब गुलाम उम्मीदवार हैं पार्टियों के, और जिनको जनता 75 सालों से वोट देते चले आ रही है। आज तक लोकतंत्र की जो बात और जो परिदृश्य सामने आना चाहिए था, वह आ ही नहीं पाया है। हम कांग्रेस और भाजपा और जातिगत समीकरणों से, धार्मिक समीकरणों से वोट देते चले आ रहे हैं, और ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। आज रोड, नाली, बिजली, पानी को ये विकास कहते हैं, और पूरी नीतियां कारपोरेट के लिए बना के परोस देते हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं कारपोरेट की गुलाम हैं। कोई अदानी अंबानी का है तो कोई जिंदल मित्तल का है। ये जनता की जनता तो चुनाव हारते चले आ रही है। जनता कब जीती है? ये जिस गुलाम प्रत्याशी को, पार्टी के गुलाम प्रत्याशी को हमारे सामने परोस देते हैं, उसको चुनना हमारी मजबूरी रहती है। अच्छा, जो कुछ भारत संविधान के बारे में आपको भरपूर सी जानकारी है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, भारत का संविधान के बारे में जानकारी इतना बड़ा है, वो इतना व्यापक है। 395 आर्टिकल है। सही में जैसे गुलाम भारत में हो चुका है क्या? भारत गुलाम हो चुका है। आपने जैसे संविधान की बात की, तो संविधान की उद्देशिका की जो 8 लाइनें हैं, जब हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इन शब्दों की हत्या हुई है कि नहीं हुई? सबसे पहली लाइन को ही देख लो आप। जहां हम लिखा है उसके बाद बिंदु है। मैं आपसे भी कहूंगा और आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी कहूंगा कि वो अपनी गूगल में जाएं और संविधान की उद्देशिका लिखें, और उसको जैसे ही खोलेंगे तो जो मैं शब्द कह रहा हूं उसको आप मिलाइए, तो आप देखेंगे कि हम जहां लिखा है उसके बाद एक बिंदु लगा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन राजनीतिक पार्टियों के समीकरण ने और इन राजनीति ने क्या हमें हम बनने दिया? क्या हम बनने दिया है क्या भाई साहब? मैं पूछ रहा हूँ। किसी को हमको हिंदू बना दिया, मुस्लिम बना दिया, सिख बना दिया, ईसाई बना दिया, इतने धार्मिक विभाजन करने के बाद 3700 जातियों में बांट दिया, इतना लड़वा दिया। आज हर चीज जातिगत समीकरण से हो रही है, धार्मिक समीकरण से हो रही है, राजनीतिक समीकरण से हो रही है। हम भारत के लोग बन पाए क्या? अच्छा, एक बात बताइए, अभी यहाँ के जो मामा जी है जी, शिवराज जी चौहान और कमलनाथ सिंह जी, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये दोनों सब एक हैं भैया। चाहे हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का दीवाना रहा हूँ, परंतु जब मैंने पूरे देश का भ्रमण किया, सभी स्टेटों में गया और किसान आंदोलन में मैंने एक एक प्रदेश को जाके समझा। मैंने हर प्रदेश में लगभग मेरी आम सभाएं हैं। ट्रांसलेटर रख के तक मैंने आम सभाएं लिया हूँ केरल और कर्नाटका में। मैंने जब समझा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार सब धोखा है जनता के साथ। ये दोनों रहे, तीनों हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, आम आदमी हो, जिस व्यक्ति ने इस देश में पार्टी बनाया, उसने इस देश के साथ राजतंत्र की नीति अपनाया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और इस देश के साथ गद्दारी किया है। हमारा गद्दार कोई हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा गद्दार कोई हमारा अलग जाति धर्म का व्यक्ति नहीं है। हमारे साथ गद्दारी की है पूंजीपतियों ने, राजाओं ने, कारपोरेट व्यवस्था ने और उनके नुमाइंदों ने। और हमारे कमलनाथ जी हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, ये अंटी बंटी घंटी तो कहीं लगती नहीं है कमलनाथ जी के आगे। मगर ये सब मैं आपको खुली झूठ बोल रहा हूं, ये सब कहीं ना कहीं कारपोरेट की उस गंदी व्यवस्था के
की व्यवस्था के पैदा हुए हुए हिस्से हैं जो इस आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाने की व्यवस्था को निर्मित करने के सूत्रधार रहे हैं। तो आपका कहना ऐसा है कि देश सही में गुलाम हो चुका है? जी हाँ, सन 47 से में जो हमारे देश की स्थिति थी उससे बदतर स्थिति में देश है भाई साहब। अच्छा, अभी आपने दिल्ली से तक आप पहुँचे थे, वहाँ दिल्ली से भी आपने कुछ झंडा गाड़ा हुआ है आपके किसान के माध्यम से, जी। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, हम किसानों ने जो कर दिया और जो इस देश के किसानों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वो तो डेमोक्रेसी का एक ऐसा उदाहरण है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो ललकार हमने भरी थी, हमारे 750 किसान मर गए और हमारा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री सदन में हंसता है। उसकी संवेदनहीनता आपने देखी है उस व्यक्ति की। शर्म की बात है कि उसके बाद भी देश इनके पीछे पड़ा है। अभी हमें जातिगत विभाजन में डाल रहे हैं, ये ना ही, जबकि संविधान की धारा अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, पूरी गणना करनी पड़ेगी। ये अभी देख लेना, आर्थिक आधार पे बोलेगा कि 8 बजे रात को आके हमारा प्रधानमंत्री कि मैं सब बातें खारिज करो, वो जातिगत विभाजन आर्थिक आधार पे होगा, जबकि आर्थिक अधिकार पे संविधान के अनुसार किया ही नहीं जा सकता। जब तक कि नहीं किया जा सकता, जब तक कि जो राहुल गांधी बोल रहा है कि आप पहले गणना कराइए, कौन सी जाति के व्यक्ति अभी सक्षम हुए हैं, किस जाति के नहीं हुए हैं, उनका परसेंटेज ऑफ रेशो निकालिए, और उसके बाद में ये जातिगत गणना करने के बाद में कि कितने लोग क्रीमी लेयर सोसाइटी में आए हैं, कितने नहीं आए, जब तक ये सकता आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये जातिगत गणना करने के बाद में कि कितने लोग क्रीमी लेयर सोसाइटी में आए हैं, कितने नहीं आए, जब तक ये सकता आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, पर उस आदमी की बात ही रह जाएगी। ये ढपोसला बनाने वाली सरकार जो भाजपा बैठी है, ये बीच सदन में आएगी और बोलेगी हम आज 8 बजे के बाद सभी जातियों को बराबर करते हैं। अच्छा, गगन जी चौधरी, मुझे बताइए आप जी, आप बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है? मैं तमाम राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टी डिमोलिश मूवमेंट को चला रहा हूँ, और मैं छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरी भारत की जनता से ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप पूरी भारत की जनता तक ये संदेश को पहुंचाएं कि जो आज इस मुल्क के हालात हैं वो इन पार्टियों के कारण है। जनता बी फार्म पे चुनाव लड़ना बंद करे, आजाद चुनाव लड़े, और उसके बाद चाहे जिस पार्टी के मुख्यमंत्री को बनाना है, जिसको बनाना है, वो आजाद तो रहे। हमारा विधायक, सांसद वो पार्टियों का गुलाम रहता है तो हमारा नेतृत्व गुलाम रहता है, और नेतृत्व गुलाम रहता है तो हम जैसे 20 लाख वोटरों ने वोट डाला, वो 20 लाख वोटरों का नेतृत्व गुलाम हो गया तो हमारे 20 लाख वोटर गुलाम हो गए। कुल 545 सांसद हैं, 250 राज्यसभा सदस्य हैं और 4,500 विधायक है। इतने लोगों को गुलाम बनाकर पार्टियां और ये ब्रिटेन और अमेरिका से चलने वाले इंपीरियल ग्रुप, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके माध्यम से हमारे यहाँ देसी कंपनियां चलती हैं, ये सारे लोग खेल कर रहे हैं। आज हमारी खनिज की लूट हो रही है, सारी खदानें बंद की जा रही है, हमारी कनान क्षेत्र की खदान बंद की जा रही है और वो ले आके प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। क्या होगा? 300 रुपये रोज में आदमी को काम करना पड़ेगा। जो आज 1-1 लाख रुपए उनको आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, गरीब आदमी के पेट पे लात लग गया, पर वो पैसा कोई देश के पास जा रहा है, वो जाएगा इन पूंजीपतियों की तिजोरी में। आप इस बात को समझिए। आज हमारे यहाँ पे जितने भी मॉल डले हैं, जितने भी ये डले हैं, इनने हमारे शहर के रोजगार व्यवसाय खा गए। कितने पान के ठेले हैं चल रहे हैं शहर में, कितने पान वाले जो गली गली बैठते थे आज हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, सारे पाउच और उस पर आ गए। हर आदमी, एक भिखारी तक इस देश में टैक्स देता है। ये टैक्स चोर सरकारें हैं। ये जितने प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जितने मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इनके पास कहाँ से पैसा आता है हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए और प्रचार करने के लिए? ये पार्टियों से एक फंड के नाम पे जिसको ये फंड जो ले रहे हैं, जिसमें उनको नाम की घोषणा नहीं करना पड़ता, जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, वो क्या है वो मामला कि आप ये एक तरीके से सीधे सीधे अदानी अंबानी जैसी पार्टियों से, जिंदल मित्तल जैसी पार्टियों से रिश्वत लेते हैं, जिसको पॉइंट को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, नाम नहीं बताना पड़ता, और पूरी पॉलिसी इनके हिसाब से बनाते हैं। आज मुल्क के हालात क्या हैं? कश्मीर की अलगाववाद की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्यों आज पंजाब, जो हमारा ऐसा प्रदेश है जो हमारे लिए पंजाब रेजिमेंट शान की चीज़ होती थी,
आज उसकी हालत क्या कर दी इन्होंने। अभी हमारा एक कश्मीर में साथी मर के आया है, हमारा अग्निवीर, एक माँ बाप का एक बच्चा है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया इन्होंने, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, लोकल सौवाहन से उसको पहुंचाया गया। अब तो ये हमारी मिलिट्री के जवानों से शहीद का दर्जा छीनने पे आ गए हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं हमारी मिलिट्री की फोर्स को, जैसे कोई लोकल सिक्योरिटी गार्ड मर गया ऐसा पहुंचा दिया उसकी डेड बॉडी को। गांव वालों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, जब पुलिस ने उसको सलामी देके उसके अंतिम संस्कार कराई है। अब देश में सब शहीदों का भी दर्जा छिन गया तो क्या बचा इस देश में, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अभी छिंदवाड़ा में आचार संहिता लगी हुई है, अभी जो इलेक्शन में का अच्छा माहौल है, तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो इलेक्शन का माहौल है ये सिर्फ एक रस्साकसी, एक दिखावा है। अंदर खाने कारपोरेट के ऑफिस में बैठ के पहले ही तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री तुमको बनना है, गृह मंत्री तुमको बनना है, इतने विधायक तुम्हारे हमारे साथ रहेंगे, इतने विधायक इनके तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सारा खेल पहले सेट हो जाता है। जनता तो बेवकूफ बनने के लिए एक दिन वोट देने जाती है। जिस दिन जनता ने आजाद उम्मीदवार को जिताना शुरू कर दिया, ये आजाद उम्मीदवार को आजाद क्यों नहीं कहते, निर्दलीय क्यों कहते हैं? कभी इस बात पे विचार किया है आप लोगों ने? ये इसलिए कहते हैं आजाद उम्मीदवार को गुलाम उम्मीदवार, ये पूरे गुलाम उम्मीदवार। निर्दलीय इसलिए कहते हैं कि एक परसेप्शन खड़ा होता है कि निर्दलीय अगर ये उम्मीदवार है तो इसके पीछे कोई नहीं है, इसको तुम वोट भी दोगे तो क्या कर लेगा, जबकि वो है आजाद उम्मीदवार, वही सब कुछ कर सकता है। ये पार्टियों के गुलाम उम्मीदवार नहीं कर सकते, ये तो संगठन बना के एक आजाद आवाज को दबाने का काम करते हैं। जिस वक्त जनता ने ये सोच लिया कि हम सिर्फ आजाद उम्मीदवारी को प्रमोट करेंगे, हमको नहीं देना कांग्रेस भाजपा को वोट, मोहल्ले में शहर में 100 लोग है, 100 लोग आजाद उम्मीदवारी से खड़े होंगे और हम 100 लोग एक साथ घूमेंगे कि भैया किसी को भी वोट दो तो इन 100 में से, पर इन गुलाम उम्मीदवारों को मत दो, ये हमारे देश की हत्या करते आ रहे हैं। ये गुलाम उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार की परिभाषा समझाना शुरू कर दी है अगर उन 100 लोगों ने, और वो 100 लोगों का, सिर्फ 100 लोगों का संगठन अगर शहर में घूमने लगा, धज्जियां उड़ जाएंगी इनकी, धज्जियां। कितना ही बड़ा नेता हो ना, कमलनाथ जी नहीं, नरेंद्र मोदी लड़ ले छिंदवाड़ा चुनाव, हार जाएगा, चाहे वो अंटी बंटी घंटी के पैसे तो कहीं लगते ही नहीं, एक पार्टी की लगती। आईटी पार्टी कहीं है कुछ होती तो नहीं भैया, ये पार्टियों का एक परसेप्शन है। ये आजाद भारत को गुलाम बनाए रखने की एक व्यवस्था है। अच्छा, आप एक पार्टी से भी और संगठन से भी काम करते हो, पार्टी का और संगठन का नाम बताइए। मैं किसी पार्टी से काम नहीं करता, मैं जुनून फाउंडेशन का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन सिरसा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक गैर राजनीतिक संगठन है जो जिसको आज़ाद हिंद वाहिनी कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज, उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। पर मैं इन सब नामों की भी मुखालत कभी नहीं करता या अपनी गाड़ी पे नहीं लिखाता, ना मैं कहीं शो करता हूँ। क्यों नहीं करता? कि जहाँ डेजिग्नेशन आता है वहाँ हेजिटेशन आता है। मैं मेरे लोगों से, मेरे शहर के या मेरे लोगों पे ये धाक नहीं जमाना चाहता कि मैं फलाना हूँ। मैं सिर्फ इनका साथी हूँ, इनके साथ रहते इनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जिसके पीछे ना कोई संगठन है, ना कोई ताकत है, ना कुछ है, वो भी इनकी जड़ें हिला सकता है। मैं सिर्फ इनको लड़ना सिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ के युवा पैसे को एक तरफ, मैं किसी पार्टी से काम नहीं करता, मैं जुनून फाउंडेशन का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन सिरसा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक गैर राजनीतिक संगठन है जो जिसको आज़ाद हिंद वाहिनी कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज, उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। पर मैं इन सब नामों की भी मुखालत कभी नहीं करता या अपनी गाड़ी पे नहीं लिखाता, ना मैं कहीं शो करता हूँ। क्यों नहीं करता? कि जहाँ डेजिग्नेशन आता है वहाँ हेजिटेशन आता है। मैं मेरे लोगों से, मेरे शहर के या मेरे लोगों पे ये धाक नहीं जमाना चाहता कि मैं फलाना हूँ। मैं सिर्फ इनका साथी हूँ, इनके साथ रहते इनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जिसके पीछे ना कोई संगठन है, ना कोई ताकत है, ना कुछ है, वो भी इनकी जड़ें हिला सकता है। मैं सिर्फ इनको लड़ना सिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ के युवाओं को लड़ना सिखाना चाहता हूँ कि पार्टी, पद, पावर और पैसे को एक तरफ रखो, तुम आज़ाद भारत के लोग हो, तुम संविधान पे भरोसा करो। तुम्हारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वो संविधान है कि तुम्हें कभी किसी नेता की चप्पल उठाने की जरूरत नहीं है।
अच्छा एक बात बताइए मुझे, जी। विधान परिषद की लड़ाई अगर लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे लड़ेंगे क्या? या फिर नगर सेवक की जो चुनाव होता है उसमें कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे क्या आप? मैं तो हर गली, हर मोहल्ले, हर चप्पे के आदमी से कह रहा हूँ कि भैया खड़े हो, मैं तो भरूँगा ही भरूँगा फॉर्म, तुम सब भी भरो। अपनी मिसेस को भी कह रहा हूँ कि भैया तू भी भर। सबको बोल रहा हूँ मैं, भाई मुट्ठी भर चने हाथ में फेंक दो ज़मीन पे, जिसमें दम होगी वो उग कर बाहर आएगा। थप्पा लगा है क्या कि यही लड़ेंगे, इनकी विरासत लड़ेगी? जब तक आज़ाद उम्मीदवारी प्रमोट नहीं होगी तब तक इनकी विरासत चलेगी, परिवारवाद चलेगा। जहां आजाद उम्मीदवारी खड़ी हो गई तो शहर का भिखारी भी इस शहर का राजा हो सकता है, इस शहर का नेतृत्व करने वाला हो सकता है। जो हर वतन का हर वो शख्स जो इस देश के लिए मरना चाहता है, इस देश के लिए जीना चाहता है, वो उसका उम्मीदवार हो सकता है। उस रास्ते को खोलना मेरा उद्देश्य है साहब। अच्छा आप कवि भी अच्छे, गाना भी अच्छा गाते हैं, एक लाइन बोल दीजिए। मैं इस दौर में सिर्फ आपके माध्यम से इस जनता से एक बात कहना चाहूंगा। गर है हिम्मत तो हालात से बगावत कर लो, वरना कर लो अपने आप को दफन वहीं जिस मुकाम पर तुम हो। ठीक है, अपने साथ में गगन जी चौधरी थे, जो छिंदवाड़ा से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छे इंसान हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। अच्छा, अभी कुछ मोहम्मद पठान का कुछ मसला था, आपने कुछ या गुलाम का कुछ था ऐसा? मुझे सुनने में आया था, मुझे इसका कंफर्म ये पता नहीं मुझे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मोहम्मद पठान, मुझे विषय की जानकारी नहीं है।